हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोकार्बन्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमें नाम में ही तीन वर्ड्स मिलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन किया जा रहा है। एरोमेटिक मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड पर ये रिएक्शन हो रहा है। और सब्स्टिट्यूशन जो इस रिएक्शन का टाइप है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत सिंपल होती है। तीन स्टेप्स इसमें होते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं लुईस एसिड की मदद से। जनरली आप AlCl3 देखेंगे ज्यादातर रिएक्शंस में। वैसे कुछ अलग लुईस एसिड्स भी रहते हैं, तो उनको भी आप ध्यान में लेकर चल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, यानी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड पे, और फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है बेस, जो कि बाहर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो रेट होती है, उसका जो रेट लॉ है वो है K, एरोमेटिक कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 और इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें दो मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। और इसके रेट लॉ में हम लोग देख सकते हैं दोनों को ऐड करने पे 2 आता है, इसीलिए इसकी ऑर्डर 2 है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे इन चीजों के बारे में। तो अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे थोड़ा साइड रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम कर देता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के नाम यहाँ पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट लागू होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए, और उन इफेक्ट्स के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हैलोजनेशन की तरफ। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप हर चैप्टर के नोट्स जब भी बनाएं तो हमेशा रिएक्शंस की नंबरिंग कर लें। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इन्हें एग्जाम्स में, तो आपको याद रहता है कि इतने रिएक्शंस थे और आपको इतने अभी याद आ रहे हैं, तो आपको चांस बढ़ जाता है उसे रिकॉल करने का ज्यादा आसानी से। इसके साथ ही जब आप याद कर रहे होते हैं इन चीजों को, तो जब आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस पता होने पे ज्यादा बेहतर ढंग से याद होने के चांसेस रहते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन है हैलोजनेशन। जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है, हैलोजन यहां पर जाके सब्स्टिट्यूट करता है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेंजीन है, एक हैलोजन है और एक लुईस एसिड है AlCl3। इसकी मैकेनिज्म हम लोग जब डिटेल ऑर्गेनिक कोर्स करेंगे उस टाइम देखेंगे। अभी के लिए आप बस इस रिएजेंट को याद रखें। X2 और AlCl3 जब होता है तो X यहां पर आके ऐड हो जाता है और इसके साथ HX बन जाता है। अगर हम लोग हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा F2, फिर Cl2, Br2 और I2 होता है। F2 की जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोसिव होती है, इसीलिए जनरली हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू F2 की रिएक्शन नहीं करवाते हैं। इसके साथ ही HF जो बनता है वो ग्लास के वेसल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हम लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उन रिएक्शंस को करवाने के लिए। अगर हम लोग I2 की बात करें तो I2 का रिएक्शन रिवर्सिबल और स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे HNO3, HiO3, जो कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने में मदद करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि इस डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू हम लोग Cl2 और Br2 के रिएक्शंस को करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नाइट्रेशन की तरफ। तो नाइट्रेशन के भी जो रिएजेंट्स हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको जब भी कॉन्क HNO3 दिखे वहां पर आपको सबसे पहला ट्राई करना चाहिए नाइट्रेशन का टेस्ट करने का ही। इसके साथ ही हम लोग कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखने के लिए है कि यहां पर कॉन्क H2SO4 एसिड का काम करता है। यहां पर हम देख सकते हैं 2 एसिड्स हैं, तो आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इस रिएक्शन में एसिड का काम निभाता है, तो वो कॉन्क H2SO4 है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सल्फोनेशन की तरफ। तो सल्फोनेशन के लिए हम लोग जनरली ओलियम जिसे कहते हैं या फिर कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 या SO3H+ दोनों को कंसिडर किया जा सकता है अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन होता है अल्काइलेशन। जैसा हम नाम से ही देख सकते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड होता है एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, और एक एरोमेटिक कंपाउंड RX और लुईस एसिड लेने पे यहां R जुड़ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड से। इसमें रीअरेंजमेंट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि RX
AlCl3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पर एक कार्बोकटायन बन जाता है और कार्बोकटायन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेने के बाद ही यहां पर ऐड होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई अल्काइल ग्रुप है। इसमें हम लोग जब AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां हटेगा, यहां पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा और फिर रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कार्बोकटायन यहां चल जाएगा और फिर इस पोजीशन से एरोमेटिक कंपाउंड पर एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ और रिएजेंट्स हम लोग यूज करते हैं ROH H+ की प्रेजेंस में। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा या फिर एल्कीन को H+ की प्रेजेंस में। हम लोग जब हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं और किस तरह से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है इन जगहों पर। नेक्स्ट हम लोग बढ़े असाइलेशन। तो यहां पर एक असाइल ग्रुप ऐड होता है। हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, RCOCl लेते हैं और एक लुइस एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाने पे RCO जुड़ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। नेक्स्ट है कि फिनॉल और एनिलीन में कैसे रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो हम लोग जानते हैं कि OH और NH2 दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ भी जाती है और इसकी रिएक्शंस थोड़ा अलग होता है अलग अलग मीडियम्स के अंदर। और यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग अगर हैलोजनेशन की बात करें तो फिनॉल अगर Br2 या फिर किसी और भी हैलोजन से रिएक्ट करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले ऑर्थो पोजिशन पर Br ऐड होता है और एक में पैरा पोजिशन पर Br ऐड होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये TCP है, मतलब थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये रिएक्शन तब होती है या ये प्रोडक्ट तब मेजर बनता है जब टेम्परेचर हाई हो। ये रिएक्शन स्लोअर होती है और ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाकर देती है। इसके ठीक उलट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट लोअर टेम्परेचर पे बनता है और ये रिएक्शन फास्टर होती है और इसमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनकर सामने आता है। ये हम लोग यहां पर देख भी सकते हैं। OH हमें पता है कि +M इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट शो करता है। +M के कारण ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन -I के कारण ये ऑर्थो पोजीशन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। यही चीज हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि जब Br आएगा तो उसकी रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो पाएगी पैरा पोजीशन पर, इसीलिए ये प्रोडक्ट जो कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनकर सामने आता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा इंटरैक्शन होता है जब ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड होगा, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर एनर्जी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट में इसका एडिशन करवाते हैं तो यहां दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर एडिशन हो जाता है। अगर हम लोग एनिलीन की बात करें तो चाहे वो पोलर सॉल्वेंट में हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमेशा ही तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन होगा। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपको किन सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये स्पेशली याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े नाइट्रेशन की तरफ। तो यहां पर OH होगा। अगर डाइल्यूट HNO3 हम लोग लेते हैं तो फिर से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और जो पैरा पोजीशन पे बनेगा वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर हम लोग कॉन्क HNO3 लेते हैं तो यहाँ दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एडिशन हो जाएगा और इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन के ऑर्डर का होता है इसकी एसिडिटी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये चीज आपको याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग एनिलीन को कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। यहां पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है मेटा पोजीशन पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन यहां मेटा पोजीशन पर भी एक रिएक्शन होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम लोग एसिड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां NH3+ बन जाता है और ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी के कारण यहां मेटा पोजीशन का भी प्रोडक्ट काफी मेजर बनता है और ये परसेंटेज आप याद रख लें तो बेहतर होगा। क्लास 12th में जब आप अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी ये रिएक्शन आती है और जनरली आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि क्यों ये मेटा प्रोडक्ट बनकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सल्फोनेशन की तरफ।
तो यहां पर कॉन्क H2SO4 का हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं फिनॉल के साथ। यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऊपर हमने देखा था ब्रोमीन वाले केस में जब हैलोजनेशन हो रहा था तो ये वाला TCP बन के सामने आया था और ये वाला KCP बनकर, लेकिन यहां इसका उल्टा होता है। होता क्या है कि जब हम लोग इसे एसिड में डालते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है O-, और ये एक प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप बन जाता है, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसके कंपैरिजन में, इसीलिए यहां पर आकर KCP प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहां पर फास्ट रिएक्शन होती है। और यहां पर क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये KCP प्रोडक्ट बनकर ही रह जाता है। इसके ठीक उलट यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन कम हो जाता है और इसीलिए ये एक TCP प्रोडक्ट बनकर सामने आता है। याद रखिएगा कि KCP प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर बनता है और TCP प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पर बनता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गेटरमैन रिएक्शन की तरफ। तो अगर हम लोग बेंजीन को HCl प्लस HCN इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और H प्लस रिएक्ट करवाएं तो हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। इससे बहुत ही मिलता जुलता रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें CO प्लस HCl यूज करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में और सेम हमें बेंजल्डिहाइड यहां मिल जाता है। अगला है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन के बारे में भी आप अमीन्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज आप यहां पर भी गेन कर सकते हैं। अगर हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करवाएं तो हमें यहां पर N2 प्लस का ग्रुप जुड़ा हुआ दिखता है एरोमेटिक कंपाउंड पर। ऐसा होता क्यों है? तो NaNO2 प्लस HCl असल में HNO2 बना लेता है। ये रिएक्शन हम लोग करवा के बनवाते हैं रिएक्शन के टाइम पर और तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसकी जो मैकेनिज्म है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद। इसके बाद एक रिएक्शन आती है कपलिंग। हमें ये जो डाईएजोटाइजेशन के बाद प्रोडक्ट मिला, अगर हम लोग तब इसे एनिलीन और फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले एनिलीन के साथ रिएक्शन अगर हम लोग बेसिक मीडियम में करवाएं तो नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, ये ग्रुप जाकर नाइट्रोजन के साथ कपल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बनाएं तो ये कार्बन के साथ जाकर कपल होता है। फिनॉल के केस में चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, ये हमेशा कार्बन के साथ ही कपल करेगा। लेकिन हम लोग बेसिक मीडियम यहां पर प्रेफर करते हैं क्योंकि यहां फिनॉक्साइड आयन बन जाता है और वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है काफी हद तक। नेक्स्ट हम लोग बढ़े नेफ्थलीन की तरफ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नेफ्थलीन के ऊपर जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, वो इन पोजीशंस पर होती है। आप देख सकते हैं नेफ्थलीन के अंदर 4 पोजीशंस सेम होती हैं, ये चारों और ये चारों एक अलग टाइप की पोजीशन होती है। हम लोग इसकी रीजन भी आगे वाली जो डिटेल वीडियो है इसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखें कि यहाँ जो अल्फा कार्बन्स डिनोट किए गए हैं इन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एंथ्रासीन में भी ये जो बीच के 2 कार्बन्स हैं इनमें होगा और फिनांथ्रीन में भी ये जो बीच के 2 कार्बन्स हैं इन पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कुछ और एरोमेटिक ग्रुप्स तो उनकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर ये होती है। आप इसे याद रख सकते हैं या नहीं भी याद रख सकते हैं। ये चीज काफी सिंपली आप डिड्यूस कर सकते हैं अगर आपकी जीओसी में थोड़ी अच्छी पकड़ है और आप उसी के बेसिस पर इसे आसानी से मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में आता है एल्केन्स। एल्केन्स की अगर हम लोग प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू। हम लोग एक एल्कीन यहां पर लिए हैं और इसे H2 इन Ni और PD के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए हैं तो हमें यहां पर एक सिंपल सा एल्केन मिल गया है। ये एक सिन एडिशन होता है, मतलब सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं। ये बोथ स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है जो हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उससे रिलेटेड, मतलब एक प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है ओवर अदर प्रोडक्ट जब भी हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू। इसके साथ ही 2 और रिएक्शंस हैं। अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को भी रिएक्ट करवाएं H2 के थ्रू तो रिंग टूट जाता है। हमें पता है काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है इन दोनों रिंग्स में, तो रिंग टूटकर सिंपल सा स्ट्रेट चेन एल्केन दे देगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू। तो अल्काइल हैलाइड्स का जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं
रिडक्शन के भी हमारे पास अलग अलग रिएजेंट्स हैं, 3 वैरायटी के रिएजेंट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला ZnCH3COH, ZnHCl, ZnNaOH, ZnCu(C2H5OH). इन सभी में हाइड्रोजन रिलीज होता है और वो जाकर रिडक्शन करवा देता है अल्काइल हैलाइड का। नेक्स्ट है NaBH4, PH3SNH और LiLH4। यहां पर आपको कुछ कंडीशन याद रखना जरूरी है। NaBH4 सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करवा सकता है। PH3SNH 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों का करवा सकता है। LiLH4 1 डिग्री और 2 डिग्री का तो करा सकता है, लेकिन 3 डिग्री के केस में यहां एलिमिनेशन हो जाता है। ये चीज आप याद रखें, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही LiAlH4 एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये उन पाई बॉन्ड्स को भी रिड्यूस कर देता है जो कि बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। इसके साथ ही HI प्लस रेड फॉस्फोरस, ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर रेड फॉस्फोरस इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस काफी रिएक्टिव और पॉइजनस होता है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग मेनली इसको कहते हैं, यहां पर हम लोग RX को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिलता है RMgX, और फिर हम लोग इसे किसी भी हाइड्रोजन गिविंग ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा के RH बनवा सकते हैं। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी इस तरह के डाई हैलाइड से रिएक्ट करवाएं तो हमें एक साइक्लोएल्केन मिलता है। ये होता कैसे है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक Mg ऐड हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ये यहाँ जाकर रिएक्ट करता है और Cl को बाहर निकाल देता है, तो हम देख सकते हैं कि एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है इन कार्बन्स के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन काफी सिंपल सी एक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, और इसमें हम लोग 2 RX के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और Na के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उन्हें रिएक्ट करवा के RR बनवा देते हैं। ये सिर्फ सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के काम आता है। अगर हम लोग अनसिमेट्रिक की कोशिश करेंगे तो हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। अगर हमें अनसिमेट्रिक एल्केन्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस। RX को Li के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिलता है LiR प्लस LiX। फिर हम लोग LiR को CuX से रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिलता है R2CuLi प्लस LiX। फिर हम लोग R2CuLi को R' से रिएक्ट करवाते हैं, और ये R क्योंकि एक यहां पर हमें कार्ब अनायन मिल चुका होता है तो ये R बना लेता है जाकर। यहां पर एक और चीज आपको याद रखने की है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जहां पर मेटल और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना होता है, जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं LiR के अंदर। तो हमें यहां पे मिलता है RR'। इससे आप चाहे सिमेट्रिक बनाए चाहे अनसिमेट्रिक बनाए, आप दोनों तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन की भी जो मैकेनिज्म होती है वो वुड्स रिएक्शन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है, तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। हम यहाँ पर जैसे हमने ऊपर RX यूज किया था, वैसे यहाँ पर हम PHX यूज कर रहे हैं। Na के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करवा के हमें यहाँ पर एक सिमेट्रिक कंपाउंड मिल जाता है। वुड्स फिटिग रिएक्शन ऐसा आप दोनों रिएक्शंस का एक मर्ज कह सकते हैं। यहाँ पर एक RX और एक PHX लेते हैं 2 Na के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर ऑफ कोर्स यूज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें RPH मिल जाता है। नेक्स्ट है उलमैन रिएक्शन। तो उलमैन रिएक्शन की भी मैकेनिज्म सेम होती है। यहाँ पर हम लोग बस IPH लेते हैं और इसे कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट की प्रेजेंस में, और हमें यहाँ पर भी एक सिमेट्रिक कंपाउंड मिलता है और इसके साथ CuI का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सेम है ऑलमोस्ट। RI को यहाँ Zn के साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बस रिएजेंट्स बदले जा रहे हैं, मैकेनिज्म सेम है और नेम रिएक्शन है, तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नेम रिएक्शन किस कंपाउंड के रिएक्शन को कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HI प्लस रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसी के कारण ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को रिड्यूस करके एल्केन्स दे देता है। इसके साथ ही हम लोग 2 और रिएक्शंस करवाते हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। याद रखिएगा, हम लोग एल्डिहाइड्स को ZnHgHCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो हमें एल्केन दे देता है।
सेम है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं NH2NH2 एंड KOH। ये बेसिक मीडियम में होता है, ZnHgHCl एसिडिक मीडियम में होता है। इनकी मैकेनिज्म्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस रिएक्शन के नाम और उनके रिएजेंट को कनेक्ट करके याद कर लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से भी इसे बना सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मेनली 4 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस COO के साथ होता है। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस RCOONA को यूज करके होता है। हीटिंग के थ्रू, तो हीटिंग वाली डीकार्बोक्सिलेशन कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स में ही होती है और उसके बारे में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ब्रोमिनेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये भी हम लोग लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में आपके लिए जरूरी है पहले 2 प्रोसेसेस, सोडा लाइम और कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं एल्केन्स। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एल्केन्स के लिए है हैलोजेनेशन। यहां पर हम लोग CH4 का एग्जाम्पल लेके समझे हैं। ये रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन हम लोग अगर प्रॉपर हीट दें तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन की अगर हम लोग कंपेयर करें रिएक्टिविटीज अलग अलग डिग्री ऑफ कार्बन के साथ, तो हमें देखने को मिलता है कि क्लोरीन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं करता। इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और इसमें एक और फैक्टर आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं उस रिएक्शन को करने के लिए, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा। लेकिन ब्रोमीन के केस में अगर आप लोग देखें तो 3 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। 2 डिग्री की भी 1 डिग्री के मुकाबले काफी ज्यादा है, 3 डिग्री से भी डिस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा 3 डिग्री वाले कार्बन पर ही होगा। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं था। क्लोरीन के केस में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि कौन से वाले डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस आ रहे हैं। इसके साथ ही 2 और रिएजेंट्स यहाँ यूज होते हैं, NBS और SO2Cl2। ये बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बन्स के लिए सिर्फ यूज होते हैं, तो ये चीज आप याद रखें। जनरली जब हम लोग देखते हैं इन रिएजेंट्स को तो हमें सबसे पहले हैलोजनेशन का ही याद आना चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ कॉन्क HNO3 हीट के प्रेजेंस में यूज करते हैं और नाइट्रेशन के अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों तरह की बॉन्ड्स टूट जाती हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखे हैं प्रोपेन का। अगर हम लोग इसे रिएक्ट करवाएं तो सबसे पहले हम ये बॉन्ड तोड़ के देखते हैं, तो इससे हमें 2 कंपाउंड्स मिले, ये और ये। फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन वाली बॉन्ड्स को सिर्फ तोड़कर देखें, मान लीजिए इस हाइड्रोजन वाली बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है, और अगर हम लोग इस हाइड्रोजन वाली बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। याद रखिए कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाती है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी और ब्रोमिनेशन की तरह ये 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री के अंदर होता है। नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा है। ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी भी आती होगी। एल्केन को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो CO2 + H2O बनता है। क्लास 10th में ही शायद ये चीज काफी डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है, तो बैलेंस करना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल्ड कंबशन। कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स की प्रेजेंस में जब हम लोग कंबशन करवाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखते हैं, अगर हम लोग CH4 की रिएक्शन मतलब मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं MoO2 के प्रेजेंस में मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो हमें मिलता है HCHO। वहीं पर अगर हम लोग इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं KMnO4 और OH- की प्रेजेंस में, तो हमें यहां पर एक अल्कोहल मिल जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएं KMnO4 और OH- के साथ, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़कर, दोनों हाइड्रोजन हटाकर एक कीटोन बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, मतलब आपने नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी एक स्मॉल वीडियो ले आऊंगा इंट्रोडक्शन के रूप में। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में कुछ नहीं होता, बस आपको रिएजेंट याद रखना है AlCl3 और जितने भी आइसोमर्स हैं उस कंपाउंड के वो सभी फॉर्म हो जाते हैं।
नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जेईई एडवांस में भी इस साल शायद पूछा गया था। इसमें Al2O3 Cr2O3 हीट की प्रेजेंस में, V2O5 हीट की प्रेजेंस में और MO2O5 हीट की प्रेजेंस में यूज होते हैं। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड दिया हुआ है, तो V2O5 अगर हीट करें इसके साथ तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स लगे थे ये हट जाएंगे, एक तरह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगी और यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो ऐसे पेयर्स में बनकर हटते जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा बेंजीन। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और लास्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस या क्रैकिंग। इसके बारे में भी आपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी। पेट्रोल वगैरह की क्रैकिंग होती है, उसे रोकने के लिए कुछ कंपाउंड्स मिक्स किए जाते हैं। तो यहां पर ही क्रैकिंग कैसे होता है वो दिखाया गया है। कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स में बन जाते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक बॉन्ड टूटा तो हमें मिलता है CH4 और इन तीनों का ये कंपाउंड। अगर ये बीच वाला बॉन्ड टूटता है तो हमें दो अलग अलग कंपाउंड इस तरह के मिलते हैं, एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एल्कीन्स की तरफ। एल्कीन्स की प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है एल्काइंस के थ्रू, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम लोग बेसिकली दो अलग अलग पाथवेज फॉलो करते हैं। सबसे पहला है H2PDBSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलीन। इसे पॉइजन कहा जाता है। ये जो क्विनोलीन और BSO4 है, आपने देखा था ऊपर कि अगर हम लोग सिर्फ H2 और PD यूज करें तो हमें एल्केन मिल जाएगा, लेकिन हमें उतनी रिएक्टिविटी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एल्कीन तक आकर रुकना है और इसी के लिए हम लोग एक पॉइजन उसमें ऐड करते हैं, BSO4 इन क्विनोलीन, जो कि इस रिएक्शन को रोक देता है एल्काइन वाले स्टेप पर ही। ये जब रिएक्शन इस रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है तो इस तरह का सिस प्रोडक्ट बनता है। मतलब दोनों कार्बन्स एक ही साइड है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है। अगर हमें एंटी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें Na इन लिक्विड NH3 यूज करना होता है। आपने ये चीज शायद एस ब्लॉक में पढ़ी होगी कि जब हम लोग डालते हैं अल्कली मेटल्स को NH3 के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। तो उसी चीज को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें एक एंटी प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अंदर दोनों कार्बन्स ऑपोजिट हैं, दोनों हाइड्रोजन्स ऑपोजिट हैं। यहां पर एक और रिएक्शन है इसी से मिलती जुलती, जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। ये भी Na इन लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में होती है। और मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक बेंजीन है। जब हम लोग इस रिएजेंट को डालते हैं तो हमें इस तरह का एक डाई एल्कीन मिल जाता है। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रखें तो वो अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन करवाता है, और अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखें तो वो अपने दूर एल्कीन का फॉर्मेशन करवाता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज हम लोग जब डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका तो हमें ये पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बेसिक क्लू दे देता हूं कि जो वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है इस सॉल्यूशन में, वही इन सभी रिएक्शंस का कॉज है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स की तरफ। तो अल्काइल हैलाइड्स के मदद से हम लोग एलिमिनेशन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स में, और उस एलिमिनेशन के बाद जो कंपाउंड मिलता है वो एल्कीन होता है। एलिमिनेशन आप रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नीचे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊंगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अल्काइल हैलाइड है हमारे पास इस तरह का दिया हुआ। हम लोग एक इवन एलिमिनेशन कराने की यहाँ कोशिश करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेकर, ETONA एंड ETOH। यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉजल एजेंट है वो ETO माइनस है, और इससे एलिमिनेशन होकर हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर हमारे पास डाई हैलाइड्स हैं तो उसके लिए हम लोग दो रिएजेंट्स यूज करते हैं, Zn हीट के साथ या NaI इन एसीटोन। डाई हैलाइड जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के होते हैं, हम उन्हें डिवाइड करते हैं। विसिनल डाई हैलाइड्स मतलब विसिनिटी में जो हैलाइड्स हैं वो प्रेजेंट हैं, मतलब एक कार्बन और दूसरा कार्बन एकदम बगल बगल होंगे। जेमिनल डाई हैलाइड्स मतलब एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं। और पॉलीमिथाइलिन मतलब बीच में कुछ ग्रुप्स हैं और दोनों दूर दूर हैं। अगर हम लोग इनका रिएक्शन Zn और हीट के साथ कराते हैं तो कैसे होता है, विसिनल के केस में एक सिंपल एल्कीन बन जाता है इस तरह का, एक इससे हटा एक इससे हटा और ये दोनों बन के मिलकर एल्कीन। जेमिनल के केस में क्या होता है कि हमें दो कंपाउंड्स चाहिए होते हैं या दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं सेम कंपाउंड के, और दोनों से इस तरह से हटाकर हम लोग
दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही होगा अगर आपको याद होगा तो, और उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमिथाइलिन। तो इस केस में साइक्लोएल्केन बन जाता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था उसी टाइप का ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। NaI इन एसीटोन इतना कुछ नहीं करता, वो सिंपल बीटा एलिमिनेशन करता है, मतलब अगले कार्बन से एलिमिनेट करता है, और ये बस E2 रिएक्शन शो करता है। आगे हम लोग बढ़े डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हैं। सबसे पहला टाइप है H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, यानी एसिड और हीट। ये इवन एलिमिनेशन कराता है और इसमें रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है P2O5 हीट, POCl3 हीट, Al2O3 हीट। ये E2 एलिमिनेशन कराता है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल एलिमिनेशन जो सेकेंड ऑर्डर की होती है वो होगा। आगे हम लोग बढ़े विटिग रिएक्शन की तरफ। एक और नेम रिएक्शन है और बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं इस तरह के, ऐसा एक कीटोनिक ग्रुप होता है, और यहाँ पर हमारे पास पी आइलाइड ऐसे कहते हैं वो कंपाउंड होता है, और यहाँ आप ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का इस तरह से डबल बॉन्ड बनाकर उसे सिंपली सेपरेट कर दें, और जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स हैं उन्हें एक तरफ अलग लिख लें तो हमें एक एल्कीन मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कोप एलिमिनेशन। इसके अंदर एक इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, और जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर फॉर्म में देखने को मिलता है, जबकि बाकी रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं सेडजेर प्रोडक्ट को मेजर बनते हुए। नेक्स्ट है पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। ये भी एक इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर भी इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन निकाल कर बाहर चला जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक अमीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन CH3I से करवाते हैं तब तक जबकि इस तरह का एक कंपाउंड ना बन जाए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, और उसके बाद हम लोग मॉइस्ट Ag2O से इसकी रिएक्शन करवा के एल्कीन को अलग कर लेते हैं। मॉइस्ट Ag2O कुछ नहीं है, AgOH है, और वो एक तरह का बेस मतलब OH- प्रोवाइड करने का कंपाउंड होता है। यहाँ पर भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है और इसके कारण यहाँ पर भी हॉफमैन एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट बनकर बाहर आता है, इसीलिए इसका नाम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजनेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अगर हम लोग एल्कीन्स को हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें एल्केन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का उल्टा है, जैसा आप लोग समझ सकते हैं। हमने ऊपर देखा था किस तरह से अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके हम एल्कीन्स बनाते हैं, सेम वे में हम लोग एल्कीन्स को हाइड्रेट करके अल्कोहल्स बनाते हैं। इसके लिए हम लोग मेजरली 3 टाइप के रिएक्शंस यूज करते हैं। सबसे पहला है एसिड कैटालाइज्ड, जिसमें हम लोग एक एसिड को यूज करते हैं कैटालिसिस के लिए। यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है। मार्कोव-निकोव रूल मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो जाकर उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन लीस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और बोथ सिन और एंटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट भी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका रिएजेंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। HgOAc होल ट्वाइस, H2O और NaBH4। यहाँ पर कई बार कुछ वेरिएशंस करके भी दिया जाता है, मतलब आपको NaBH4 के बदले NaBD4 दे दिया जाएगा। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म्स पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप बेसिक रिएजेंट याद रखें तो काफी होना चाहिए। मार्कोव-निकोव रूल यहाँ भी फॉलो होता है और यहाँ भी बोथ सिन और एंटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा, मतलब रिएजेंट नहीं होगा। जहां पे एल्कीन है वहीं पर अल्कोहल ऐड हो जाएगा मार्कोव-निकोव रूल को देखते हुए। यहां पर हम लोग देखते हैं RCH CH3, जैसा मैंने ऊपर बात की थी। अगर हमारे पास NaBH4 का जो हाइड्रोजन है वो इस CH3 पे ऐड होता है, H2O का जो ऑक्सीजन है वो यहां पर ऐड होता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रिक करने के लिए यहां पर अगर NaBD4 दे दिया जाए तो आप जो हाइड्रोजन ऐड करेंगे वहां पर आप D लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की तरफ। ये एक एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करने वाली रिएक्शन है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इससे कई बार क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ का जो रिएजेंट हम फॉलो करते हैं वो है B2H2 THF और H2O2 विथ OH-। यहाँ पर भी आप जब पढ़ रहे हो या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अगर रिएजेंट को चेंज कर दें
तो हमारे पास एक बिल्कुल ही नई रिएक्शन आ जाती है। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, अगर हम लोग यहाँ पर CH3COH यूज करें तो वहां हम रिडक्शन करवाने सकते हैं। ये एक सिन एडिशन है, यहाँ पर एंटी एडिशन नहीं होता। अगर हम लोग देखें इसको तो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो H2O2 से मिलता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H हमें बेस से मिलता है जो कि OH- है। यहाँ पे R में जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो हमें B2H6 से मिलता है। तो जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आप देख कर थोड़ा आंसर करें अगर हमारे पास हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम या ट्रिटियम हो तो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। HX की एडिशन ये भी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करते हुए होती है। यहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, मतलब रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पर सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं CH2Cl2। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे खराश इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर हम लोग HBr की रिएक्शन एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाएं तो यहाँ एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होते हुए एडिशन होगा। ये चीज आप याद रख लें, जितने अच्छे से उतनी बेहतर है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम लोग पेरोक्साइड को HCl या HI के साथ यूज करें तो कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बन जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ HBr ये इफेक्ट शो करता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं X2 की तरफ। तो X2 का एडिशन अगर हम लोग देखें तो एक एंटी एडिशन है। ये CCl4 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है और इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक एल्कीन है तो उस पे एक X आके यूं जुड़ जाता है और दूसरा X ऊपर से आता है, इसीलिए ये एक एंटी एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट है X2 की एडिशन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहां पर भी एंटी एडिशन होता है, बस पिछले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें X ऊपर से आ रहा था, यहां पर H2O का HO हो सकता, H+ हो सकता है या फिर कोई और रिएक्शन भी हो सकती है। अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें आयंस होते हैं और उन आयंस की प्रेजेंस से ये रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग H2O के प्रेजेंस में इसे करवाएंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप आकर ऊपर में जुड़ जाता है। अगर हम लोग इसे इस तरह से देखें, मतलब एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के रूप में देखें कि H2O अगर X2 से रिएक्ट करवाता है तो यहाँ HOX का फॉर्मेशन होता है, मतलब OH- और X+ में ये टूट जाता है और आगे हम लोग देखेंगे तो ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो कर लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में भी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े कॉन्जुगेट डाइन पर। अगर हम लोग X2 की एडिशन करवाएं तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला है KCP, मतलब एक बॉन्ड तोड़ के डायरेक्टली सीधा सीधी ऐड हो जाता है। एक है TCP, यहाँ पर दो बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं लेकिन ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और इसमें 1-4 एडिशन होता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 पर और 4 पर। KCP में 1-2 एडिशन होता है, तो इसीलिए वो भले फास्ट हो लेकिन कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो जैसा हमने ऊपर HOX के केस में देखा था उसी तरह से यहाँ पर होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी बड़ा हैलोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, जो छोटा हैलोजन होता है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। अगला है कार्बीन एडिशन। कार्बीन इस ग्रुप को कहते हैं CH2 और उसके ऊपर एक लोन पेयर। कार्बीन का सबसे पहले प्रिपरेशन या फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमें समझना होगा। अगर हम लोग CH2N2 को हीट कर दें तो N2 बाहर चली जाती है और CH2 हमें एक लोन पेयर के साथ बचा हुआ मिल जाता है। वैसे ही CH2CO को भी हीट करें तो CO बाहर निकल जाते हैं, हमें CH2 एक लोन पेयर के साथ मिलता है। CHCl3 को अगर हम लोग एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएं हीट के प्रेजेंस में तो हमें CCl2, Cl- और H2O मिलता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, आगे चलकर आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। CH2I2 को अगर हम लोग Zn और हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है ICH2ZnI, जिसे कार्बिनॉइड कहते हैं, और फिर ये ZnI2 बाहर करके एक कार्बीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इस रिएक्शन का एक नाम है, नेम रिएक्शन है ये सिमन स्मिथ रिएक्शन। ऐसा ही एक चीज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखने को मिलता है। इस तरह से CO2 बाहर निकल जाता है और फिर Cl3- से Cl- बाहर निकल जाता है तो हमें फिर से CCl2 का कार्बीन देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, CH2 दो लोन पेयर के साथ सीधे जाकर यहां पर जुड़ जाएगा। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, मेजर चीज इसमें याद रखने का यहां पर प्रिपरेशन ही है। नेक्स्ट है इपॉक्सीडेशन।
इपॉक्सीडेशन के लिए हमें पेरोक्साइड लिंकेज की ज़रूरत होती है और हम लोग यहाँ पे पेरोक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखने को मिलता है। MCPBA एक मेजर रिएजेंट है जो कि एक रिएक्शन करवाने में काम देता है। इसमें इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इपॉक्साइड के बारे में भी हम लोग नॉमेनक्लेचर जब पढ़ते हैं उसमें पढ़ा जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि दो कार्बन एटम्स अपने से भी जुड़े होते हैं और दोनों एक ऑक्सीजन के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं, इसे इपॉक्साइड कहा जाता है। सिन एडिशन होता है, ये एक साइड से ऐड होगा और हम लोग अगर देखें तो इस सिंपल जैसा ऊपर कार्बीन का एडिशन था उसी तरह का एडिशन होता है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाइड्रोलिसिस होने पे हमें विसिनल अल्कोहल मिलता है, डाई अल्कोहल मिलता है, लेकिन इसमें अगर हम लोग एसिड कंडीशन और बेसिक कंडीशन में देखें तो अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एसिड कंडीशन में हमारा जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो H2O होता है और हम जानते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए ये पहले बॉन्ड टूटने का इंतज़ार करता है और फिर अटैक करता है। इसके कारण ये उस जगह अटैक करता है जहां पर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हो और ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर ये पोजीशन है। हेंस अगर हम लोग इसकी रिएक्शन एक H2O18 मतलब हम एक ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिश करके यहाँ पर रिएक्शन करवाएं तो वो हमें अंदर की तरफ रिएक्ट होते दिखेगा जहाँ कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। इसके ठीक उलट जब हम लोग बेस में ये हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें पता है OH- एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप है और ये वहां रिएक्ट करेगा जहां पर इसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये इस कंपाउंड के अंदर यहां पर रिएक्ट करवा रहे हैं और अगर हम लोग O18 करके इसे अलग से मार्क करें तो ये इस जगह पर जाकर जुड़ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए कुछ रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो है OSO4 और KMNO4। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिन एडिशन होता है और फिर से हमें ऊपर की ही तरह एक विसिनल डाई अल्कोहल टाइप की चीज डाइओल मिल जाता है। KMNO4 OH- जब हम लोग कोल्ड और डाइल्यूट करते हैं यूज तो उसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं और हॉट और कॉन्ग KMNO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और इसीलिए इसके कारण जो एल्कीन के डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन OH दो ऐड हो जाता है और हमें पता है एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होता तो वो फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से आगे रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका रिएक्शन जब भी आप देखें तो ये आप सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की तरफ टारगेट कर सकते हैं या फिर कीटोन बनाने की तरफ। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस O3 के प्रेजेंस में होता है और ये 3 तरह का होता है बेसिकली। सबसे पहला है रिडक्टिव। रिडक्टिव के अंदर भी 2 सब टाइप्स होते हैं। ZnCH3 PH3P अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाकर छोड़ देते हैं या फिर एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बन रहा है उसी स्टेज तक बनता है। अगर LiAlH4 और NaBH4 हो तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा टाइप है ऑक्सीडेटिव। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक रिएजेंट हो तो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एल्कीन है, आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड इस तरह से तोड़ना है और दोनों तरफ OO ऐड कर देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डाइमराइजेशन की तरफ। ये आखिरी रिएक्शन है एल्कीन की। डाइमराइजेशन के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है HF और इस तरह से इस कंपाउंड का एक डाइमर फॉर्म हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं ये वाला कार्बन यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया और ये कार्बन इससे जुड़ गया जो कि आगे यही कंपाउंड बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन। एल्काइन की अगर हम लोग प्रिपरेशन देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं, कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं। अगर हम CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन H2O से करवाएं तो हमें एक एल्कीन मिलता है और COH होल्ड वाइस मिलता है। वैसे ही अगर हम लोग मैग्नीशियम कार्बाइड जो कि Mg2C3 होता है उसकी रिएक्शन H2O से करवाएं तो हमें एक और एल्काइन मिल जाता है। अगर हमें हायर एल्काइंस चाहिए तो हम बेसिक एल्काइंस की रिएक्शन Na से करवाते हैं। यहाँ पर हमें एक अनायन मिल जाता है और फिर हम उसकी रिएक्शन RX से करवाकर मतलब अल्काइल हलाइड से करवाकर X- को बाहर निकाल के एक लॉन्ग चेन अल्काइन भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन भी आपको कई बार देखने को मिलती है जब आप आगे चलते हैं तो।
ये रिएक्शन जनरली फर्स्ट या सेकेंड स्टेज होती है एक लॉन्ग रिएक्शन सीक्वेंस की, तो आप इसे याद रखें तो बेहतर होगा। कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं कि Na के रिएक्शन होने के बाद हम किसी भी अल्काइन को एक लॉन्ग चेन के साथ मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाई हैलाइड्स। अगर हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स हैं तो हम लोग इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाते हैं, हमारे एक एल्कीन बन गया जैसा हमने पीछे देखा था। लेकिन अगर हमें अल्काइन बनाना है तो उसके लिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इनफ नहीं है, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं NaNH2 हीट के साथ। NaNH2 NH2 माइनस देता है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये फिर से एलिमिनेशन करवाता है और एक अल्काइन बना देता है। यहाँ पर एक और चीज याद रखने के लिए क्या है कि मान लीजिए आपके चेन के बीचों बीच अल्काइन बना इस रिएक्शन के बाद, तो अगर हम लोग NaNH2 के साथ छोड़ दें उस प्रोडक्ट को तो ये अल्काइन खुद ब खुद चेन के एंड में आ जाता है और एक सॉल्ट बना लेता है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते वक्त, और ये रिएक्शन हो ही जाती है। अगर आपको ये देकर रिएजेंट देकर छोड़ दिया जाए तो वहां पर आप कोशिश करें कि आप टर्मिनल अल्काइन बनाकर Na के साथ एक सॉल्ट बना दें उसका। नेक्स्ट है जेमिनल डाइहैलाइड। अगर हमारे पास है तो उसे सीधे NaNH2 के साथ रिएक्ट करवा के हम लोग अल्काइन बना सकते हैं। NaNH2 हमेशा जो मैंने अभी बताया आपको नॉन टर्मिनल अल्काइन को टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करके सॉल्ट बना लेता है, क्योंकि सॉल्ट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है टेट्राहैलाइड्स। तो टेट्राहैलाइड्स को भी हम लोग Zn हीट और NaI इन एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा के अल्काइन बना सकते हैं। जैसा रिएक्शन हमने ऊपर एल्कीन्स में देखा था सेम टाइप का रिएक्शन है, बस यहाँ पर 4 हैलाइड्स हैं तो वो चारों एलिमिनेट होंगे और अल्काइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग इस तरह का एक कंपाउंड लें और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो हमें अल्काइन मिल जाना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले हाइड्रेशन यहाँ पर भी एसिड कैटेलाइज्ड या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में हमें एक और कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि HgSO4 है। यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है और कार्बोकैटायन नहीं बना है इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है इस तरह का और फिर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर SiA2BH यूज किया जाता है, B2H6 नहीं। इसका रीजन सिंपली ये है कि B2H6 अगर हम लोग यूज करते हैं तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है बहुत ज्यादा, वो सेकेंड या थर्ड स्टेप के बाद रुक जाती है, इसीलिए हम लोग SiA2BH यूज करते हैं। और यहाँ पर भी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है एल्कीन्स की ही तरह, और इस तरह से OH ऐड होकर यहाँ पर एल्डिहाइड बनाते हुए हमें दिखता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर ही ली है। एल्कीन बनाने के लिए हमें पॉइजन के साथ यूज करना होता है H2PDBSO4 को, या फिर Na इन लिक्विड NH3 यूज करके हम लोग एंटी एल्कीन बना सकते हैं। अगर हमें एल्केन बनाना है तो हमें पॉइजन यूज किए बिना H2 और PD यूज कर लेना चाहिए, तो हमें एल्केन वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद है एडिशन ऑफ HX। तो HX यहाँ पर इस तरह से ऐड होता है। अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो सेम कार्बन पर दोनों एडिशंस होंगे, यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। यहाँ पर एडिशन ऑफ X2 अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एंटाई बनकर ऐड होता है और फिर टेट्राहाइलाइड्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में अगर हम लोग ये रिएक्शन करवाएं तो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। OSO4 की प्रेजेंस में हमें जैसे ऊपर मिल रहा था विसिनल डाइओल, वैसे ही हमें यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता दिखता है इन ग्रुप्स के ऊपर। आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्योंकि 2 बॉन्ड्स टूट रहे हैं इसीलिए 2 OH ग्रुप्स ऐड होते यहाँ पर, लेकिन 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर इस तरह के हमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस भी यहाँ पर ये एक ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और हमें यहाँ पर इस तरह के 2 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट। कुछ एल्काइंस के हैं। टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्काइन वाइट PPT देता है। टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप याद रखें कि एल्काइंस टॉलेंस रिएजेंट के साथ एक वाइट PPT देता है और फेलिंग्स रिएजेंट्स के साथ एक ब्राउन PPT देता है। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या है, तो आप जब लैब में जाएंगे तो आप इन्हें देखेंगे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी आपको दिखाया जाता है स्कूल के लैबोरेटरीज में। AgNO3 और NH4Cl को हम लोग
टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं और अल्कालाइन कप्रस ऑक्साइड को हम लोग फेलेंस रिएजेंट कहते हैं। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लोएल्केन्स की तरफ। तो इसकी प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है पेरिसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा के। ये एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है हीट या एच न्यू या फिर मतलब लाइट के प्रेजेंस में। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा और उसके बाद जो कार्बन्स हैं वो एक दूसरे के साथ नए बॉन्ड्स बनाएंगे और उसके बाद अगर हम लोग H2PD के साथ इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें एक सिंपल साइक्लोएल्केन देखने को मिलता है। इसके बाद जो रिएक्शन आती है डाइईल एल्डर रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरली जब हम लोग चीजें याद करते हैं तो ये वाली रिएक्शन छूट ही जाती है और ये रिएक्शन एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी आती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है इस रिएक्शन को एग्जाम के अंदर भी। इसमें हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है और एक डाइईनोफाइल होता है। यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन होती है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, और ये वापस इधर अटैक करके इस तरह का एक कंपाउंड बना लेता है। फिर हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन करा के एक साइक्लोएल्केन पा सकते हैं। इसकी रेट बढ़ाने का क्या फंडा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे डाइईन के ऊपर तो इसकी रेट बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे डाइईनोफाइल के ऊपर तो ये रेट बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है हमारे लिए। इसके साथ ही एक और चीज है कि हमारे पास इस तरह का जो आइसोमर होता है डाइईन का वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ये। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ऐसे जाकर हमें अटैक करवाना होता है। तो एक सर्टेन कन्फिगरेशन में जब ये प्रेजेंट होता है तभी ये रिएक्शन हो सकती है। हमें इसे पहले फोल्ड करना होगा इस तरह से, उसके बाद इसका रिएक्शन होगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके साथ ही एक और चीज आपको याद रखने का ये है कि क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। हम अगर इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपको इस तरह का कंपाउंड दिखे तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपैरिजन में। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ये कंपाउंड देख के जनरली हमें डाइईल एल्डर की याद नहीं आती है, लेकिन हमें आनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह का एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सके हमें दे देता है आगे चलकर। नेक्स्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स के थ्रू। तो अगर हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा ओम्स गैप वाला, उसे हम COH होल ट्वाइस से रिएक्ट करवाते हैं, फिर CaCO3 को बाहर निकाल देते हैं। हमें यहाँ पर एक कीटोन मिलता है और उस कीटोन को हम लोग फिर ZnHgHCl के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं क्लेमेंसन या वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन करवाकर। आगे हम लोग बढ़े पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स की तरफ। तो जैसा हमने देखा था ऊपर कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर Zn और हीट के साथ इसे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, साइक्लोएल्केन मिलता है। उसके रिएक्शन मैकेनिज्म भी हमने हल्के में ऊपर डिस्कस की थी, तो आप उसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो, बेंजीन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, अगर उसकी रिएक्शन हम लोग बेसिक KMnO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं हीट के साथ, तो हमें हमेशा इस तरह का बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है। ये चीज आप याद करके रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। बाकी सारे केसेस में आपको कुछ नहीं करना, बस एक बेंजोइक एसिड बनाकर छोड़ दें तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।